हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संस्कृत साहित्य का इतिहास तो हमारा चल ही रहा है। आज हम व्याकरण भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्याकरण के अंतर्गत आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा संधि, है ना। पहले हम संधि स्टार्ट कर लेते हैं और संधि का टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके बाद संज्ञा प्रकरण को देखेंगे। संज्ञा प्रकरण में हम इम्पोर्टेंट पार्ट को देख लेंगे, जैसे उच्चारण स्थान, प्रयत्न, अर्थात कुछ सूत्र हैं उनके बारे में हम देख लेंगे। ये हमारे लिए सीटेट के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। सीटेट के लिए ही मैं इसे स्टार्ट करने जा रही हूँ। सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट जो भी है, ये टेट जो सुपर टेट जो है, इनके लिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इसे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा संधि प्रकरण, ठीक है। आप पहले संधि प्रकरण पढ़ लीजिए, इसके बाद हम वापस संज्ञा प्रकरण से इसे स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में एक बार हम ना इसकी चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारी अच संधि है, अच संधि का मतलब है स्वर संधि। स्वर संधि है, स्वर संधि मतलब अचों से मिलकर जो संधि बनी है उसे हम अच संधि कहते हैं। अच का मतलब स्वर। स्वर कितने हैं हमारे पास, जैसे हम हमारे माहेश्वर सूत्र देखते हैं। माहेश्वर सूत्रों में, हमारे माहेश्वर सूत्र में जो हमारे पहले जो 4 सूत्र है, 4 सूत्र कौन कौन से हैं मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। 4 सूत्र अ, ई, उ, न, है ना। ये हमारा पहला सूत्र हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सूत्र है अ, ई, उ, न, पहला सूत्र है। इसके बाद में है री, री, क, ये हमारा सेकंड सूत्र हो गया। इसके बाद हमारा थर्ड सूत्र होता है ए, ओंग। इसके बाद हमारा चौथा जो सूत्र है वो है आई, औ, च, ठीक है। ये 4 सूत्र है, ये हमारे स्वरों से संबंधित सूत्र है। इसके बाद के जो बाकी सूत्र है वो हमारे हल संधि या व्यंजनों से संबंधित वह सूत्र हमारे रहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अच संधि में हम कौन कौन से सूत्रों के बारे में देखेंगे, या कौन कौन से हमारे सूत्र हैं जो हमें फर्स्ट ग्रेड में भी देखने को मिलेंगे, सेकंड ग्रेड में भी देखने को मिलेंगे और हमारे थर्ड ग्रेड में भी देखने के लिए मिलेंगे। हर एग्जाम में जो भी संस्कृत से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है उसमें संधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इवन इंक्लूड होता ही होता है, उसमें कुछ सूत्र होते हैं, या तो उन्हें घटा देता है या बढ़ा देता है, ठीक है। तो हम अच संधि स्टार्ट कर रहे हैं। अच संधि में हमारा पहला सूत्र है इको यंची। इको यंची जो सूत्र है वो यन संधि से संबंधित सूत्र है। इसके बाद में हम एचो, ऐ, याओ, औ, या, याओ, ये वाला सूत्र है, ये हमारी अयादि संधि से संबंधित सूत्र है। इसमें एच, ऐ, औ, आई, आओ, है ना। 4 है, चारों से देख लेते हैं हम। इसके बाद में हमारा दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो है अक, सवर्ण, दीर्घ, ठीक है। इसके बाद में आद्गुण सूत्र आता है। इसके बाद हमारा वृद्धि रेची सूत्र आता है। इसके बाद एंगी पर रूपम, फिर एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम के बाद में आता है एंग पदांता दति, ईदु देद द्विवचनम प्रियम, ठीक है। इसके बाद में हमारा प्रकृति भाव संधि में हमारा जो सूत्र है, जो हमारे इंक्लूड है वो सूत्र, या जो हम जिसके उदाहरण हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो है ईदु देद द्विवचनम प्रग्रियम, वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम जब हम हल संधि स्टार्ट करेंगे तो हम इसके सूत्रों के बारे में भी एक बार देख लेंगे। जब हम व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे तो इसके सूत्रों के बारे में कौन कौन से सूत्र व्यंजन संधि में आते हैं, या जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। ऐसे तो हम विस्तार से पूरी संधि को देखेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले उन्हें काफ़ी ज़्यादा विस्तार से हम देखेंगे। तो ठीक है, अब हम संधि स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं संधि, ठीक है। संधि शब्द क्या है, संधि शब्द किससे मिलके बना है, इसके बारे में सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय, इससे मिलकर हमारा संधि बना है। ध, आ प्लस ई, ठीक है। सम प्लस घी, सम प्लस धी। और संधि शब्द किस लिंग का है, पुल्लिंग का संधि शब्द है। हम ऐसे बोलते हैं क संधि, न कि का संधि। हम क्या बोलते हैं, क संधि। संधि क्या है, अयम संधि, ठीक है। तो हमारा जो संधि शब्द है वो पुल्लिंग का शब्द है। संधि शब्द किसका है, पुल्लिंग का शब्द है। इसके बाद में हम देखते हैं सम प्लस धा प्लस इक्त,
प्लस धा में से ही, धा ही का ही धा बनाए, संहिता प्लस टाप प्रत्यय है ना। संहिता स्त्रीलिंग का शब्द है, हम क्या कहते हैं, का संहिता, इयम संहिता, अर्थात संधि जो शब्द है वो पुल्लिंग का है और संहिता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, परिभाषा देखते हैं संधि की। जो हमारी व्याकरण सम्मत सर्वमान्य परिभाषा है वो है परः सन्निकर्ष संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता, ये हमारी व्याकरण सम्मित परिभाषा है। इसके अलावा भी दो परिभाषा हो रहे, वर्णना नाम मेलनम संधि, लोप आदेश आगम वर्ण विकारा संधि, ठीक है। लोप आदेश आगम वर्ण विकार आदि को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। आगे हम इनके बारे में विस्तार से देखेंगे, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और देखते हैं। तो देखिए आप, सामान्यतः वर्णों के मेलन को संधि कहा जाता है। वर्णों के इस मेलन के कारण किसी वर्ण का लोप होना, अर्थात वर्णों का दिखाई सुनाई नहीं देना, ठीक है। जब कुछ होता है, सामान्यतः वर्णों का जब मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। वर्णों के इस मेलन के कारण क्या होता है कि या तो किसी वर्ण का लोप हो जाता है, तो वर्णों का जब लोप होता है तो वर्ण दिखाई या सुनाई नहीं देते हैं, ठीक है। वर्णों का लोप होना, आदेश किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण होना, ठीक है। आदेश का अर्थ क्या होता है, एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का आदेश हो जाना। आगे हमने आदेश के बारे में देख लिया। एक आदेश मतलब एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का आदेश हो जाना। अब हम आगम देखेंगे। आगम क्या होता है, बीच में किसी वर्ण का जुड़ जाना, ठीक है। जैसे कोई दो वर्ण है उनके बीच में आकर किसी तीसरे वर्ण का जुड़ जाना। तथा वर्ण विकार, इसका अर्थ है वर्ण में परिवर्तन। वर्ण विकार से हम समझ सकते हैं कि किसी तीसरे वर्ण का परिवर्तन होना, संधि कार्य कहा जाता है। पाणिनि ने संहिता संज्ञा विधायक सूत्र के माध्यम से संधि की परिभाषा दी है। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र के माध्यम से संधि की परिभाषा दी है। पहले वाले वर्ण तथा बाद वाले वर्ण में, क्या पहले वाले वर्ण मार्क कर लीजिए आप लोग, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो पहले वाले वर्ण तथा बाद वाले वर्ण में अत्यंत समीपता होना, अर्थात अत्यधिक निकट वर्णों का आना, अत्यंत समीपता का होना संधि कहलाता है। दो वर्णों को यथासंभव समीप लाने का कार्य संधि कार्य कहलाता है। अर्थात सिंपल सी लैंग्वेज में हम देखें तो दो वर्ण हैं, दो वर्णों को क्या किया जाता है, समीप लाने का कार्य किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कार्य कहा जाता है। अब हम देखते हैं संहितेक पदे नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते, ठीक है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। तीन प्रसंगों में प्राप्त संधि कार्य नित्य रूप से होता है। कितने प्रसंगों में, तीन प्रसंगों में। तीन प्रसंग कौन कौन से, उनके बारे में हम देखते हैं। एक प्रसंग एक पद के प्रसंग में, ठीक है। एक पद के प्रसंग में हम देखेंगे जैसे हरे प्लस ए, ये हमें याद है कि अयादी संधि का उदाहरण है, तो हमारा रूप क्या बनेगा, हरे ए। भो प्लस अति, रूप क्या बनेगा, भवती। जब हम एक एक करके संधि पढ़ेंगे तो हमें ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ। दूसरा अर्थ, पहला तो हमने क्या देख लिया, इसने क्या कहा, संहितेक पदे। संहितेक पदे मतलब एक पद के प्रसंग में, जिसमें हमने देखा हरे प्लस ए, तो हमारा रूप बनता है हरे। भो प्लस अति, तो हमारा क्या रूप बनेगा, क्या संधि बनी हमारे, सॉरी रूप नहीं संधि, तो हमारी संधि बनती भ में से ओ को अ आदेश हो जाता है, ओ
और अति तो हमने मिलाकर क्या बना लिया, भवती, और ये संधि होती है अयादि संधि के रूप में। इसके बाद में हमारा आगे सूत्र क्या कहता है, सहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्ग हो। तो अब हम देखते हैं उपसर्ग और धातु के बीच में, जैसे प्रति प्लस एति, तो हमारा यन संधि बनती है, रूप हमारा बनता है प्रत्येति, है ना। क्या रूप बनता है, प्रति प्लस एति, तो हमारा रूप बनता है प्रत्येति। अब इसमें से हमने क्या निकाला, प्रत, और त को हमने क्या किया, हलंत, और ई को क्या आदेश हो गया, य, ठीक है। और पीछे क्या है, एति, तो हमारा रूप बना प्रत्येति। अधि प्लस ईते, अधि प्लस ईते, वही हमने, अब हम क्या करते हैं, ई, आगे हमें ई दिख रहा है, पीछे हमें एक दिख रहा है, तो हमारा क्या हो गया, सवर्ण संधि हो गया, अर्थात दीर्घ संधि हो गया है ये। इसके बाद हम देखेंगे समास के प्रसंग में, प्रति प्लस एति, हमारा रूप बनता है प्रत्येति। अव्ययी भाव है ना, यन संधि, इसमें दो रूप बन रहे, देखो ना, एक तो अव्ययी भाव, तो क्या हो गया, समास हो गया, और यन संधि का कार्य इसमें हुआ है। क्या है, इसने बोला ना, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। समास के प्रसंग में प्रति प्लस एति, प्रत्येति, अव्ययी भाव, समास और यन संधि का कार्य हुआ है। यथा प्लस इच्छम, यथा क्या है, अव्यय है ना, तो हमारे पास कौन सा समास हो गया, समास के प्रसंग में कार्य हो रहा है, और हमारे संधि गुण संधि का कार्य हुआ यथेचम। कहने का अर्थ है कि एक पद के रूप में भी नित्य रूप से संधि होती है, उपसर्ग और धातु में भी संधि होती है, समास के प्रसंग में भी संधि होती है, ये हमने देखा। इसके आगे हम देखते हैं, चौथे नंबर पे हम देखते हैं, लौकिक वाक्य के प्रसंग में प्राप्त संधि कार्य वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। जो लौकिक वाक्य का प्रसंग होता है, प्रसंग में प्राप्त संधि कार्य वक्ता की, वक्ता मतलब बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ पर क्या है, संधि एक वैकल्पिक रूप है, जैसे सा इह आगच्छति। अब यहाँ देखिए, सा में से हमने क्या कर लिया, आ, ई में से हमने ये, तो गुण संधि हो गई, और संधि सेहा गच्छति। वाक्य दोनों प्रकार से शुद्ध है, लेकिन काव्य, श्लोक, छंद, मंत्र, सूत्र आदि के शास्त्रीय वाक्य में प्राप्त संधि कार्य अनिवार्य रूप से होता है, ठीक है। काव्य में, श्लोक में, छंद में, मंत्र में और सूत्र आदि में जो शास्त्रीय वाक्य होते हैं, इनमें जो वाक्य में जो प्राप्त संधि कार्य होता है, ये कैसे होता है, अनिवार्य रूप से होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने देखा, क्लास को हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, जो हमारी पहली क्लासेज है। आज की क्लास में हमने संधि के बारे में देखा है कि संधि कौन सा शब्द है, संधि किस लिंग का शब्द है, संहिता किस लिंग का शब्द है, संधि किन किन में होता है, संधि की परिभाषा के बारे में हमने देखी है। संधि 4 प्रसंगों, नित्य रूप से 3 प्रसंगों में होता है और एक लौकिक वाक्य के रूप में भी होता है ना। संधि का हमने छोटा मोटा सा परिचय हमने देख लिया है। ये क्लास आप जरूर लीजिए। संधि, निधि, विधि, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है ना। और संहिता, इसमें टाप का प्रत्यय और टाप और इक्त प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है। संधि को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, अयम संधि, और संहिता को हम इयम संधि। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पर होती है। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे संधि। अब इसमें हम संधि के भेद देखेंगे। संधि के भेद हम सबसे पहले व्याकरण के शास्त्रीय ग्रंथों के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उन्होंने कितने भेद स्वीकार किए। फिर हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग देखेंगे, हो ना। और एक एक करके हम वो स्वर संधि स्टार्ट करेंगे, अर्थात स्वर संधि या अच्छ संधि हम स्टार्ट करेंगे, और स्वर संधि के हम सभी भेदों को हम देखेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इनके सूत्र देख लिए थे कि स्वर संधि में कौन कौन से सूत्र हैं, है ना।
तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए, संधि स्टार्ट कीजिए। सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और हमारी थर्ड ग्रेड के लिए। और अगर रीट होती है तो रीट के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये सब आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।